तो भाइयों सब लोग शगुन की हेडिंग लगा लें और लिख लें सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास में अपन लोगों ने ये बात जान रखी है कि सेंटर ऑफ मास वो बिंदु नहीं है, वो पॉइंट नहीं है जहां पर पूरे के पूरे सिस्टम के मास को कंसंट्रेटेड माना जा सके। अरे बोलो सही है? अगर सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट नहीं है जहां पर पूरे सिस्टम के मास को कंसंट्रेटेड माना जा सकता हो, तो फिर वास्तव में सेंटर ऑफ मास क्या है? क्या ये आज मुद्दा है समझने का? नहीं आ रहा समझ? तो मैंने अगर इस मुद्दे की शुरुआत करूं सेंटर ऑफ मास की, तो मैं आपसे सिंपल बात करता हूं कि भैया अगर मान लीजिए मेरे पास ये कोई पॉट है। कौन है भाई? पॉट। ये देखिए साहब, ऐसा कुछ पॉट है। बोलो सही है? अगर आप मुझे बताओ मैंने एक फोर्स को यहां अप्लाई करा, तो मुझे बताओ क्या होगा? चलेगा या घूम जाएगा? अरे ऑब्वियसली आपको पता है कि मेरे भाई के तुरंत प्रभाव से गिर जाएगा। यकीन ना आए तो पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। आप देखो ना, अगर इसी पॉट को आप दोबारा देखोगे, इसी पॉट को आप दोबारा देखो भाई साहब, इसी पॉट को दोबारा, और अगर फोर्स आपने यहां लगा दिया तो चलेगा या फिर गिर जाएगा? चलेगा नहीं, फिर से गिर जाएगा, मगर अब ऐसे गिर जाएगा। अरे यकीन ना आए तो देख ले, हो यहां पर फोर्स लगाया तो भी गिरा, यहां पर फोर्स लगाया तो। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इसका मतलब भाई साहब अपन फोर्स को कहीं अलग अलग जगहों पर लगा रहे हैं तो इफेक्ट अलग अलग दिखा रहा है। बोलो सही है? नहीं आ रहा समझ? अगर मैं बात करूं तीसरे बिंदु की, कि अगर मैं यही पॉट लूं एज इट इज, सेम पॉट लूं, लेकिन अगर मिड में, एकदम मिड में फोर्स लगाऊं, तो बताओ घूमेगा या चलेगा? क्या चुपचाप सीधे चल पड़ेगा मेरे भाई? इसका मतलब भाई साहब एक ऐसा पॉइंट है इस पूरे बॉडी में जहां पर आप कोई भी फोर्स लगाओगे तो वहां पर जो फोर्स का इफेक्ट आएगा, क्या केवल ट्रांसलेशन आएगा? यानी ये वो पॉइंट है जो इस पूरी बॉडी के ट्रांसलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। नहीं आ रहा समझ? इसका मतलब भाई साहब सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या है? एक ऐसा पॉइंट जो पूरे बॉडी के ट्रांसलेटरी मोशन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट। अरे सही है? शगुन का लिख ले, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, इज अ मैथमेटिकल पॉइंट। याद रखना है, इज अ मैथमेटिकल पॉइंट, is a mathematical point which represent the translation, या फिर लिख ले which represent the translatory motion of the body, which represent the translation of the body। ठीक है भाई, ये शगुन की बात लिख ले, फिर मैं आगे बात करता हूं। हाँ भाई इधर सुने, मेरी बात सुने, बना लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। ठीक है, बना लीजिए, तुरंत प्रभाव से सारे चित्र बना लीजिए। हाँ भाई ठीक है जी। इसके अलावा बतेर एग्जाम्पल मेरे पास और भी हैं। जरा गौर फरमाए, एक और एग्जाम्पल अपने पास है। आप देखोगे कोई रिंग ले लो, रिंग। अरे रिंग समझते हो? छल्ला यार। अगर इस रिंग के इस खोपचे पे आप उठाने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे रिंग थोड़ी देर में क्या पलट जाएगी। लेकिन अगर मासलेस थ्रेड, मतलब एकदम महीन वाले धागों से आप बांध दो सेंटर पे से रिंग को उठाओगे तो क्या मेरे भाई एज इट इज ऊपर चला जाएगा? इसका मतलब ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, क्या पूरी बॉडी के ट्रांसलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, ट्रांसलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब हमें ऐसा फील दिला रहा है कि मानो कि पूरा का पूरा मास यहां पर कंसंट्रेटेड है, मगर ये बात सही नहीं है। समझ में आया क्या? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा मैथमेटिकल पॉइंट है जो पूरी बॉडी के ट्रांसलेटरी मोशन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट। अरे बोलो सही है? कोई दिक्कत नहीं। तो अगला पॉइंट, ये बात बना लीजिए, उसके बाद कुछ शब्द लिखा रहा हूं, लिख लीजिए। इसको मिटा दूं मैं ऊपर सारे को? ठीक है।
मैथमेटिकल डेफिनेशन। हाँ भाई, हाँ भाई, एक मिनट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापस आ जाओ। अभी मैंने ये नहीं बताया कि सेंटर ऑफ मास का यूज कहां करें, कतई ये बात नहीं बताया। मैंने सिर्फ ये बताया सेंटर ऑफ मास है क्या, सेंटर ऑफ मास के बारे में मिसकंसेप्शंस क्या है। मैंने ये बताया है कि सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम के ट्रांसलेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट। हाँ, कुछ सर्कमस्टेंसेस में हम ऐसा मानने लगेंगे केवल सवालों को सॉल्व करने के लिए, हमें सही नहीं होगा। सवालों को सॉल्व करने के लिए मानने लगेंगे कि मानो पूरा का पूरा मास यहां पर क्या है, कंसंट्रेट। मगर हमेशा ऐसा हो ये सत्य नहीं है। अरे बोलो क्लियर एकदम। चले भाई, बढ़िया बात आपने कहा। लेकिन अब अगर सेंटर ऑफ मास अगर एक पॉइंट है तो ये पॉइंट कहां पर होगा, कैसा होगा, क्या ये बात समझना होगा। और पॉइंट कहां पर होगा, पॉइंट कहां पर होगा मतलब उसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी। और लोकेशन बताने के लिए क्या मुझे मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। नहीं आ रहा समझ। तो मैथमेटिकली आखिर सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अब वो चीज समझने जा रहे हैं। सगुन की हेडिंग लगा लें, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। लिखें, मैथमेटिकली सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट mathematically center of mass is a point about which mathematically center of mass is a point about which mass movement of the system, mass movement about the system, mass movement of the system, center of mass is a point about which mass movement of the system must be zero. Mass movement of the system must be zero. अरे सही बात है। ये क्या कहना चाह रहा है, क्या है। मैंने कहा मास मूवमेंट को पहले मास मूवमेंट समझते हैं, फिर तो आगे समझ में आएगा। यस और नो। मैंने कहा एक पॉइंट मेरे पास रहा O और एक पॉइंट मेरे पास रहा P। बोलो क्लियर एकदम। और इस P पॉइंट की जो पोजीशन, इस पोजीशन वेक्टर है O के रिस्पेक्ट में, दैट इज व्हाट, R वेक्टर। किसी का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, जिसकी दिशा क्या होती है, O2 P की ओर। अरे मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट की ओर। बोलो सही है। अब अगर आप सिचुएशन देखोगे तो इस ओरिजिन से R दूरी पर कोई पॉइंट P जहां पर रखा हुआ है एक मास। अरे सही बात है। अगर मैं आपसे कहूं प्रोडक्ट, क्या कहूं भाई, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोजीशन वेक्टर बताओ, तो क्या बता पाओगे। कितना बताओगे। आप कहोगे सर m इंटू क्या लिखूंगा, r वेक्टर। अरे और इस m इंटू r वेक्टर को ही बोलते हैं मास मोमेंट। क्या बोलते हैं भाई, मास मोमेंट। बोलो समझ आया क्या। यानी भाई साहब कि कोई डिफाइंड ओरिजिन हो, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का या किसी भी पॉइंट पर रखे हुए मास का पोजीशन वेक्टर पता हो, उस मास को उस पोजीशन वेक्टर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। अरे अब आप देखो मेरे भाई यहां पर, इसका मतलब व्हाट इज द मोमेंट। आपने मास का मोमेंट निकाला तो मास इंटू पोजीशन वेक्टर, आप वेलोसिटी का मोमेंट निकालते तो वेलोसिटी इंटू। अरे अब जो क्वांटिटी, जैसे आप टॉर्क में आगे पढ़ोगे, टॉर्क सबने सुना होगा, ये उम्मीद करता हूं रिपीटर का बैच है। टॉर्क बराबर होता है R क्रॉस F। अरे सही है। आप किसका मोमेंट निकालना चाह रहे हो, फोर्स का। किसके अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट, तो आप क्या कर दोगे, पोजीशन वेक्टर क्रॉस F। यानी वेक्टर है तो मोमेंट निकालने के लिए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्केलर है तो चुपचाप स्केलर से। अरे सही बात है। नहीं आ रहा समझ। तो पहले बताओ मास मोमेंट समझ आया क्या। यानी पोजीशन वेक्टर को चुपचाप किससे मल्टीप्लाई कर देना है, मास से, और अपने आप को पता क्या चल जाएगा मेरे भाई, मास मोमेंट। बोलो सहमत है आप लोग। तो
तो ये बात अभी अपन लोगों ने मास मूवमेंट की करी। अब हमको चर्चा करनी है मैथमेटिकली किसकी चर्चा, सेंटर ऑफ मास की। तो इसने बोला कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होगा, कैसा पॉइंट होगा, मैंने कहा होगा कैसा भी, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई मास था m1, कैसा था, और कोई दूसरा मास है जिसका नाम मैंने क्या रख दिया है, m2। अरे सही है। और m1 का इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है, m1 का जो पोजीशन वेक्टर है दैट कैन बी रिटन एज द r1 वेक्टर, और m2 का जो पोजीशन वेक्टर है दैट कैन बी रिटन एज द r2 वेक्टर। अरे सही है। व्हाट इज r1? r1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। अरे नहीं आया, डाउट है। आपने कहा m2 का पोजीशन वेक्टर इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या है, दैट इज r2। अरे सही है। तो मैंने कहा इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मतलब वो पॉइंट जो पूरे सिस्टम के ट्रांसलेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट। मैंने कहा वो कहीं यहां होगा। अरे बोलो सही है। सर इसका पोजीशन वेक्टर, अरे इसी का तो पोजीशन हम लोग ढूंढ रहे थे। क्या इसी को हमने RCOM बोला है? और RCOM ही क्या मुझे जानना है? अभी मैंने माना है, क्या थोड़ी ही देर में जानना पड़ेगा? नहीं आ रहा समझ। लेकिन अगर मुझे सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन को अप्लाई करूं कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होगा, ये वो पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट है सर? सेंटर ऑफ मास। ये वो पॉइंट होगा जिसके अबाउट मास, जिसके अबाउट मतलब ये ट्रीट किया जाएगा किसकी तरह, ओरिजिन की तरह। जिस तरह से मास मूवमेंट आपने पी का निकाला है किसके अबाउट, ओ के अबाउट। अरे नहीं आ रहा। आपने इस एम मास का निकाला है ओ के अबाउट, उसी तरह से आपको सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन सेटिस्फाई कराने के लिए आपको m1 का मास मूवमेंट निकालना है इसके अबाउट, m2 का मास मूवमेंट निकालना है इसके अबाउट। और आपको पता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूरे सिस्टम का मास मूवमेंट कितना होगा, 0। नहीं आया, नहीं आ रहा। तो मैंने कहा इसके अबाउट मास मूवमेंट निकालने के लिए सर यहां से पहले मुझे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। अरे भैया यहां से भी ड्रॉ करना पड़ेगा। और आप कहोगे ये रहा होगा कुछ d1 वेक्टर एंड इट मस्ट बी अ d2 वेक्टर। नहीं आ रहा समझ। और आपको अगर ट्रायंगल लॉ याद आ रहा हो तो एक की खोपड़ी दूसरे का पूंछ, क्या ये दोनों जुड़ चुके हैं? और ये क्या मेरे भाई रिजल्टेंट की तरह काम कर रहा होगा। मतलब मैं लिख सकता हूं r1 वेक्टर, क्या लिख सकता हूं? बोलेगा? बोलेगा? r1 वेक्टर को लिख सकते हो आप RCOM वेक्टर प्लस का मेरे भाई क्या d1 वेक्टर लिख सकते हो। सिमिलरली मैं ट्रायंगल लो इस ट्रायंगल, अरे दिख गया सबको? RCOM वेक्टर प्लस d2 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू r2। नहीं आ रहा। एंड यू आर सेइंग दिस कि भाई साहब r2 बराबर RCOM वेक्टर एंड प्लस व्हाट, d2 वेक्टर। वंस मोर सर यहां से मुझे समझ में आता है कि आपको पता चल गया सर d1 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस का क्या लिखोगे, RCOM वेक्टर, एंड d2 वेक्टर क्या लिखोगे, r2 वेक्टर माइनस का क्या लिखोगे, RCOM वेक्टर। अरे हाँ या ना? डाउट है? सर ये सब क्या किया है, सब मैंने नौटंकी करी है जो आगे यूज में लूंगा। अब जरा बेसिक डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। और बेसिक डेफिनेशन अपनी कहती है कि सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट अबाउट विच मास मोमेंट ऑफ द सिस्टम मस्ट बी आपने तुरंत प्रभाव से कहा भैया मास मोमेंट को 0 करने की कोशिश करेंगे और मास मोमेंट इसके अबाउट इसका मास मोमेंट बताओ क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? मास मोमेंट। आप क्या लिख रहे हो? मास मोमेंट किसके अबाउट लिख रहे हो भैया? सेंटर ऑफ मास के। अरे सही है। नहीं आ रहा समझ। और आप मास मोमेंट सेंटर ऑफ मास को क्या लेना है, ओरिजिन। तो आपने क्या लिया भैया, इसके अबाउट इसका मास मोमेंट बताओ क्या लिखा जाएगा, m1 d1 नहीं बोलना है, d1 वेक्टर। अरे आपने लिखा m1 d1 वेक्टर और आपने लिखा m1 d1 वेक्टर और आप लिखोगे m2 d2 वेक्टर। अरे सही है। एंड इट मस्ट बी व्हाट, इट मस्ट बी व्हाट, 0। बोलो सहमत हैं आप लोग? डाउट है? ये 0 होना चाहिए। अच्छा भाई साहब 0 करेंगे, मैंने कहा कर दीजिए 0। d1 की वैल्यू क्या रखेंगे, r1 वेक्टर माइनस क्या RCOM वेक्टर करेंगे। अरे करेंगे दादा। और आप करेंगे भैया m2 इंटू d2 वेक्टर को r2 वेक्टर माइनस का RCOM वेक्टर एंड इट मस्ट बी 0। इजाजत दे दीजिए मैं RCOM को एक तरफ ले लूं
और रहेगा R1 R2 को एक तरफ ले लो। इसका मतलब मैं लिखूंगा M1, यहां से मिलेगा R1, यहां से मिलेगा M2 इंटू R2। तो आपने तुरंत प्रभाव से लिखा M2 इंटू R2। अब रुकिए जरा, यहां से मिल रहा है M1 RCO है, यहां से क्या मिल रहा है M2 RCO है, क्या बता दीजिए उधर ले जाया जाए? आप कह देंगे मेरे भाई M1 प्लस का मेरे को मिला M2, क्योंकि RCOM क्या हो गया कॉमन। क्या आपको RCOM ही चाहिए था? क्योंकि आपको चाहिए कि सेंटर ऑफ मास कहां है, मतलब सेंटर ऑफ मास का एड्रेस, आपका वो सेंटर ऑफ मास का एड्रेस था RCOM वेक्टर। अरे नहीं आ रहा, डाउट है। और आप तुरंत प्रभाव से कहोगे मेरे भाई कि यहां से मेरे को दिख गया कि RCOM वेक्टर कितना आया M1, अरे हटा, M1 R1, और यहां से क्या मिला M2 R2 एंड अपॉन क्या मिला M1 प्लस का M। ये कितने मासेस के लिए डिफाइन किया है? क्या 2 मासेस के लिए निकाल लिया है? अगर n मासेस होते तो M1 R1 M2 R2 MR यार अपॉन M1 प्लस M2 एंड सो ऑन Mn। नहीं आ रहा। लेकिन सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जिस एक्सिस के अबाउट आया है, क्या उस एक्सिस के अबाउट M1 M2 जितने भी मासेस होने चाहिए उनके पोजीशन वेक्टर पता होने चाहिए? नहीं आ रहा समझ? पहले इतना चेप लीजिए, फिर मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा। मैं इतना चेपो फटाक से बाबू, इसका चेपो फटाक से। ए किसी को उड़ तो नहीं रहा? एनीमन? आज इधर से कौन एब्सेंट है? हाँ जी, ऑलमोस्ट कोई एब्सेंट। मुसैब नहीं आया है, और कौन नहीं आया? जाम इश्क रोजी है हमें अश्क। सहिस्ता कहाँ है? मिटा दूं? नोट कर आराम से नोट कर, कोई बात नहीं, आराम से चलेंगे। जो पिक्चर देखने वाले होंगे वो आराम से पॉज करके देखेंगे क्या दिक्कत है, या बढ़ा देंगे। आप लोग नोट करो, इस चैप्टर में रिस्क नहीं ले सकते, यहीं से या तो फिजिक्स कमजोर हो जाएगी या यहीं से फिजिक्स स्ट्रांग हो जाती है, इसलिए बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, एकदम हौले हौले चलेंगे। जवान हमें अश्क रोजी है हमें अश्क। हमें अश्क रोजी है हमें अश्क।
मुश्किल नहीं है, छोटी सी बात है, लेकिन ये पहले नहीं पढ़ा होगा, पहले पढ़ा था ये शब्द एज इट इज। कोई बात। ऑप्टिक्स क्लास चलेगी बेटा, मगर आप याद रखो, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, जिन लोगों को टाइम मिल रहा है वही लोग प्रॉपर आए, जो एक दो से ज्यादा बैचेस में क्लासेस कर रहे हैं वो ऑप्टिक्स की क्लास ना करें, क्योंकि आप फिर खुद कब पढ़ोगे, एक दिन में 4 से 5 लेक्चर बहुत होते हैं, 4 लेक्चर तो हद हो जाता है, तो आप ज्यादा, हाँ हाँ, मतलब अगर जो लोग जैसे मान लीजिए कुछ लोग मेरे से 11th में भी पढ़ रहे हैं, वो लोग फिर मत आए ऑप्टिक्स में, क्योंकि फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, और प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, हाउ एवर आई एम टीचिंग गुड, कोई मतलब नहीं है। सबसे जरूरी है प्रैक्टिस, लर्निंग का बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस, आपसे बार बार कह रहा हूं। खैर वापस आ जाए, तो अभी सेंटर ऑफ मास आपने कहा एम मासेस के लिए, भाई साहब ठीक है आपने निकाल लिया, लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे मासेस हो, एक सिस्टम में मास भरे पड़े हो, कैसे मासेस हो, m1 उसका मास मेरे भाई, उसका जो पोजीशन वेक्टर दैट इज r1, यहां पर मेरे भाई कुछ मास होगा m2, और इसका पोजीशन वेक्टर कैसा r2, और यहां पर मास होगा कुछ mn, और इसका पोजीशन वेक्टर कैसा rn। अरे सही है, तो मुझे नहीं पता कि कहां होगा इनका सेंटर ऑफ मास, मैंने माना कि भैया ये RCOM वेक्टर होगा, जहां पर क्या प्रेजेंट होगा, सेंटर ऑफ मास। अरे बोलो सही है। तो इस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को मैं लिख सकता हूं m1r, अरे बोलो यार, लिखाओ m1r1 प्लस का क्या लिखोगे, m2r2 वेक्टर एंड सो ऑन mnrn वेक्टर, एंड अपॉन में क्या लिखोगे, m1 प्लस का m2 एंड सो ऑन क्या लिखोगे, mn। वंस मोर। अच्छा आप मुझे बताओ, आर वेक्टर को लिखा जा सकता है, आपको पता है पोजीशन वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है कुछ एक्स में होगा, कुछ वाई में, और कुछ मतलब मिला मिलू के लिखा जा सकता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड कट, लेकिन आरसीओएम को क्या लिखा जा सकता है, आपको पता है आरसीओएम को अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं एक्ससीओएम। अरे सही है, क्या लिखेंगे, एक्ससीओएम आई कैप प्लस वाई सीओएम जे कैप एंड प्लस का जेड सीओएम के। अरे बोलो क्लियर है सबको, नहीं आ रहा समझ, मतलब यहीं पर अगर आरसीओएम की जगह मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए सेंटर ऑफ मास का, तो आप क्या लिखोगे, m1 r1 या x1, m1 x1, आप चुपचाप क्या लिखोगे, m1 x1 प्लस का क्या चलेगा, m2 x2 एंड सो ऑन, mn का क्या चलेगा, xn, और अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन क्या लिखोगे, mn। अरे सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं टोटल मास ऑफ द सिस्टम। नहीं आ रहा समझ, अरे वंस मोर, डाउट है ना। अच्छा इसी तरह से आप सिमिलरली लिख सकते हो वाईसीएम, वाईसीएम को क्या लिखोगे, m1 y1 प्लस का m2 y2 एंड सो ऑन, mn क्या लिखोगे, yn, एंड अपॉन में क्या लिखोगे, mm टोटल लिख दो यार। अरे यार, और सिमिलरली आपको क्या लिखना पड़ेगा, ZCOM दैट इज m1 z1 प्लस का m2 z2 एंड सो ऑन, आप लिखोगे mn zn एंड अपॉन में क्या लिख दोगे, m2। वंस मोर, तो ये क्या थे, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सिस्टम। अरे और ये क्या है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। नहीं आ रहा समझ, तो आपने ये बात निकाल ली, लेकिन ये जो बातें हैं दीज आर ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस, किसके लिए, यानी सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस। बोलो सही है, दिस थिंग इज वैलिड फॉर सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस। बोलो समझ में आया क्या, यानी ये कंटिन्यूअस चीजों के लिए वैलिड नहीं। इसका दूसरा रूप देखेंगे, बोलो समझ आया क्या। अब आगे बढ़े उससे पहले कुछ पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे और कुछ बातें समझेंगे, कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद अपन प्रोसीड करेंगे। बोलो सही है, मुंह देखना बंद कर दे, तुरंत चेप ले फटाक से। इधर वाला मैं मिटा रहा हूं, मैं रुक के, हमें
हो गया घर चेपो। वो 3 to 4, 3 to 4 शायद मैथ्स वाले नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग को मैं पढ़ा दूंगा ना, क्यों परेशान, मैं पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। हाँ जी, 3 to 4 एवी सर की क्लास फंस तो नहीं रही? मैं बोलूंगा वो 3 पर ही छोड़ देंगे आप लोगों को, मैं बोल दूंगा, है ना, बोल दूंगा सर से कि थोड़ा सा ब्रेक कम करें, वो जो 1:40 पे होती है क्लास, वो 1:30 से स्टार्ट कर दें सर, है ना, उधर से 10 मिनट कम पढ़ा दें, मैं बोल दूंगा। इधर मिटा दूं मैं? हाँ जी, हाँ जी, लिखे कुछ शब्द लिखे सेंटर ऑफ मास में। तो आप ये समझ चुके हो कि सेंटर, इधर सुन, सेंटर ऑफ मास कोई फिजिकल पॉइंट नहीं है, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल। और याद रखें, ये सिस्टम के अंदर भी हो सकता है और सिस्टम के बाहर। अरे सही बात है। जैसे आपने देखा कि जब पॉट था तो पॉट के बीचों बीच में लगाया और बीचों बीच में कुछ मासेस था, मतलब सिस्टम के कहा था अंदर। लेकिन रिंग का देखो, रिंग में साइड में मासेस था, लेकिन जो पॉइंट था वो कहा था बीचों बीच, यानी आउटसाइड द सिस्टम। अरे सही बात है। तो एक पॉइंट नोट मार के लिख लेना कि सेंटर ऑफ मास इज नॉट एनी फिजिकल पॉइंट। Center of mass is not a physical point, it's a pure mathematical point. It's a pure mathematical point. तो हाँ भाई, एक कुछ पॉइंट लिख लें कि सेंटर ऑफ, ये लिख लिया, उसके बाद लिख लें सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करने के लिए, लिख लें सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करने के लिए हमें हमेशा एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। हमें हमेशा एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। हमें हमेशा एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। अगर एक्सिस गिवन है, अगर एक्सिस गिवन है तो घबराने की कोई बात नहीं। अगर एक्सिस गिवन है तो घबराने की कोई बात नहीं। बट अगर एक्सिस गिवन नहीं है, अगर एक्सिस गिवन है तो घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन अगर एक्सिस गिवन नहीं है तो हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग चूज करेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग चूज करेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे, लेकिन जवाब देने से पहले उस एक्सिस का इफेक्ट खत्म कर देंगे। छूट गया? हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज करेंगे और सवाल सॉल्व करेंगे। बट जवाब देने से पहले हटा देंगे। खैर, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है ना? चलो, हो गया ना? ठीक है, चले भाई, लिखे। अब देखें, इधर सुने क्या है, बनाना है क्या? अभी बनाओ बनाओ बनाओ, आप बनाओ, अब तो बनाओ, तब तक मैं और एकदम
चले भाई, एक सवाल और तैयार हो गया आपके लिए, हाथ साफ कर लीजिए, ठीक है। मन अदम तो अमीरी, ठीक है ना। ना मिटाया जाए, चलो भाई बनाओ। अब बहुत स्लो छापते हो भाई, ऐसे कौन करता है यार। मैं भावुक का होगा क्या, तुम तो एकदम ठीक है। चले भाई मिटाता हूं मैं, तुरंत प्रभाव से लिखें। फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास इन द गिवन सिचुएशन। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द गिवन सिचुएशन। फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास इन द गिवन सिचुएशन। ये सवाल है अपना पहला। दूसरा सवाल देता हूं मैं तुरंत प्रभाव से फिर से। मन अब दम तो नहीं रे। अच्छा, इसको -12 ही कर लो, अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। -12 कर लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। पसंद आ गया मेरे को आजकल। और इसको 6 कर लो, या इसको 3 कर लो, इसको 6 कर लो। अरे ठीक है, जिन्होंने सॉल्व कर लिया अच्छी बात है ना। अगला सवाल मैं नया बना रहा हूं ताकि डेटा अच्छा आ जाए। इसको 6 किलो कर लो, अब पसंद आएगा मेरे को। ये वाला, उसके लिए अभी कोई बात ही नहीं कर रहा अभी, तो मैं अभी इसको ऊपर छोड़ दिया है। इधर आओ, चलो चलो भाई आ जाओ। चलो भाई तुरंत प्रभाव से। इधर आओ। हाँ भाई, कुछ ट्राई किया आपने? आपने तुरंत प्रभाव से कहा होगा पहले तो सर मुझे अगर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए तो मैं लिखूंगा XUM। अरे हाँ या ना। और XUM क्या लिखोगे? M1 X1 प्लस M2। और कितने अपने पास मासेस है? 2। तो कितने तक पहुंच होगी हमारी? सिर्फ 2 तक। आप लिखोगे M1 इंटू X1, दैट इज 6 इंटू 12। 100% क्लियर है? अरे ऑब्वियसली ये X कोऑर्डिनेट होगा और ये कौन? Y। नहीं आ रहा समझ? और यहां पर क्या है? M2 इंटू X2। तो आप लिखोगे M2 दैट इज 3, X2 दैट इज -12। और अपॉन कितना लिखोगे? M1 प्लस M2। कह दीजिए क्या 9 आ जाएगा? नहीं आ रहा समझ? और आपको मैं कहूं कि 12 3 36 और 12 6 72, क्या मेरे भाई 36 आ जाएगा? और 36/9 क्या मेरे भाई 4 आ जाएगा? वंस मोर। अब जरा से मैं YCM निकालू तो YCM लिखोगे 6 इंटू 0 प्लस लिखोगे 3 इंटू 0 और अपॉन 9। मेरे भाई क्या 0 आ चुका है? नहीं आ रहा समझ? आपको पता नहीं चला, 2 रिजल्ट निकला है। एक रिजल्ट तो ये निकला कि 2 मासेस का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हमेशा उनको मिलाने वाली लाइन पर होता है। यस और नो? क्योंकि भैया ये मासेस कहां रखे हुए हैं? एक्स एक्सिस पे। सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन आया आप लिखोगे XCOM, YCOM। जो आया वो क्या आया मेरे भाई? 4,0। मतलब कि 2 मासेस कहां रखे थे? एक्स एक्सिस पे। उनका सेंटर ऑफ मास भी कहां आया? एक्स एक्सिस। अरे मतलब मेरे भाई आप कहोगे यहां पर कहीं आया, दैट इज 4,0। इसका मतलब सेंटर, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 मास सिस्टम, किसके लिए भाई? 2 मास सिस्टम। 2 मास सिस्टम ऑलवेज लाई along the line joining। बोलो सही है? along the line joining। बोलो समझ आया क्या? once more। एक पॉइंट यहां से निकल गया। मैंने कहा ये दूसरा सवाल कर। दूसरा सवाल में देख आप क्या, y में कितना आएगा? 0। क्योंकि आपको समझ में आ चुका है मेरे भाई, आपको समझ में आ चुका है
अरे तो आपने तुरंत प्रभाव से कह दिया कि वाई COM क्या होगा, 0, कि दोनों मासेस एक्स पे हैं, तो भैया हमेशा लाई कहां करेगा, सेंटर ऑफ मास एक्स पे, एक्स एक्सिस पे वाई कितना, 0। नहीं आ रहा, डाउट है, जिंदा है सब लोग। अब जरा मेरे भाई XUM पर चर्चा कर लेते हैं। आपने XUM अगर निकालने की कोशिश करी तो आप लिखेंगे 2 × 12, अरे और प्लस का लिखा 2 × -12, और कुल मिला के कितना आया, 4। मेरे भाई फिर से कितना आ गया, 0। इसका मतलब कहां लाई करेगा, और नहीं आ रहा समझ, यहीं पर मेरा लाई किया एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर। सीखने को क्या मिला, एक फैक्ट तो ये पता चला कि सेंटर ऑफ मास जो भी मैथमेटिकल पॉइंट है, अगर दो मासेस है तो हमेशा उनको मिलाने वाली लाइन पर होगा। और दूसरा पॉइंट ये पता चला कि सेंटर ऑफ मास हमेशा उधर शिफ्टेड होता है जिसका मास ज्यादा है। इसका मास ज्यादा, अगर सोचो इसका मास कितना, इसका मास किसका ज्यादा, बराबर है, तो सेंटर ऑफ मास क्या बीचों बीच में है, लेकिन अगर जिसका मास ज्यादा था क्या उधर खिसक चुका है, नहीं आ रहा समझ। इसका मतलब क्या, 2 पॉइंट पता चल गए कि अगर दो मासेस सिस्टम है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा उनको मिलाने वाली लाइन पर लाई करेगा और हमेशा उसकी ओर शिफ्टेड होगा जिसका मास, नहीं आ रहा समझ। इसका मतलब यहां से एक चीज और समझ में आया कि सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड, क्या समझ में आया भाई, सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड टूवर्ड्स द हैवियर मास। अरे बोलो समझ में आया क्या, टूवर्ड्स द हैवियर मास। अरे बोलो समझ में आया क्या, अगर हैवियर नहीं है, बराबर है, तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बीचों बीच। सहमत हैं? अरे सहमत हैं? डाउट है? मुंह देखना बंद करे और ये चेप ले भाई साहब, जानलेवा बातें हो चुकी हैं, चेप लीजिए। always along the line joining, always lie along the line joining. Center of mass of two mass system always lie along the line joining them. Always lie along the line joining them. चेपो पटाख से मैं मिटाऊंगा इधर। हाँ जी, हाँ ये 3 और 0 30 नहीं है, ऑब्वियसली इट इज अ मल्टीप्लाई। चेपो लेकिन अपनी रफ्तार बढ़ा लें आप लोग, वरना जान लो पता चला कि आज मरीज तो आ गया लेकिन रात भर में एक ही मरीज देख पाए साहब, पसंद नहीं आया मेरे को बिल्कुल। अच्छा इनको मरीज में भी डाउट है। अच्छा कई लोग अभी अभी आए कैलिफोर्निया से, यो कुछ और भी पूछती हो तुम मरीज से, मत पूछा करो, वैसे वो बेचारा मर रहा है तो मार ही दोगी। ले तू बहुत हंसती है आजकल, ठीक है। नॉन रोटी खाएंगे, ना खाओ तुम, ठीक है। आज बहुत हंस रही हो टंडन, ले अगर ये अभी तक नहीं मरा, अब चालू सर आपने बोल दिया, मिटाना पड़ेगा। अरे ठीक है, ठीक है ना। आओ 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 इधर आओ, अभी एक बात और करेंगे हम लोग। अच्छा अभी क्या दिया हुआ है सवाल कि दो मासेस है जिनका पोजीशन वेक्टर दे रखा हाई और हाई, हाई 2 किलो वाले का, हाई 3 किलो वाले का, तो सेंटर ऑफ मास बताओ। तो हम कहेंगे ये तो बहुत गरीबी वाली बात पूछ ली है आपने, हम लिखेंगे RCOM वेक्टर M1 R1 और प्लस का लिखूंगा M2 R2 और अपॉन क्या लिखूंगा M1 प्लस का M2। अरे सही है। और आपने तुरंत प्रभाव से कहा कि भैया जो RCOM है वो M1 प्लस M2 तो आ गया 5, और आप किसको कर दोगे, इसको करोगे 2 से मल्टीप्लाई, तो आपने लिखा मेरे भाई
2 इंटू आई प्लस जे प्लस के, और यहां लिखा प्लस का 3 इंटू, आपने लिखा 2i प्लस का 3j और प्लस का 5k। अरे बोलो क्लियर एकदम। अब किसी की बुद्धि चल रही है तो डायरेक्ट करे, कोई रोकने वाला नहीं है, और डायरेक्ट ही करना बुद्धिमानी है। 2 से 5 के बीच में +4 माना है, और वो भी कम समय में। कहते नहीं सिर्फ पूरे 3 घंटे में खाली +4 पाए सर, वो भी एक सिलेक्शन हुआ है, नीचे स्टॉप किए हैं सर। इधर आओ, तो आप लिखोगे 2i और यहाँ पे 6, मेरे ख्याल से 8i आ चुका है। अरे यहाँ मिला 2j, यहाँ 9j, 9 2 11, भाग जाओ तुम, ठीक है ना। यहाँ से 2k और यहाँ से 15 2 17, बड़ा जानलेवा आ रहा है। अभी इतने से काम नहीं चलेगा, 5 से करना पड़ेगा डिवाइड। अरे समझ आया क्या? वंस मोर, चप्पल मार देने, अगर हाँ भी बोल देती तो। चेपे फटाक से, चेपे चेपे चेपे। ये किसका सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है या सोल्यूशन। वैसे तो इसका सोल्यूशन लिखना चाहिए डू योर सेल्फ, ठीक है ना। अरे टुवर्ड्स के बाद में बहुत बढ़िया लिखा हो, टुवर्ड्स द हैवियर मास। स्पेलिंग आती तो मैं, समझ रहे हो, स्पेलिंग ने मेरा कत्ल कर दिया है। कोई बात नहीं, ये तो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, बच गया, मजा ही आ जाता। बायो में बैंडे बच जाती। बायो वाले बड़ी मेहनत करते हैं भाई, उनको पूरी स्पेलिंग याद होती है। ऑर्थोपोडा, हाइपोडा, हाउपोडा, ठकबक दौड़ा घोड़ा। और मैथ वालों के जीवन में स्पेलिंग ही नहीं आती। व्हाट इज योर नेम 235, जाओ। मैथ वाले जब भी, मैथ वाले हमसे तो बहस ही नहीं कर सकते। वो कहेंगे फिजिक्स में हमारे बिना काम नहीं चलता। हम कह रहे बनाई हमारे लिए गई हो तुम। मिटा दिया जाए। अरे बहुत हो गया यार। हाँ चलो, लास्ट लाइन, ठीक है। एक हाथ और साफ कराएंगे अपन तो। हाँ देखो 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 देखो, हाँ देखो मेरी बात सुनो, इधर आओ। अगर आपसे अभी पूछ लिया जाए, इधर सुनो, एक अपने पास 3 किलो का मांस, कहना बड़ा जानलेवा हो गया है सर, और यहाँ पर भैया 0,12, सही बात है, रखा हुआ है। और एक है 2 किलो का मांस, ये रखा हुआ है 24,0 पे। कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। XCOM, YCOM बता दो। अरे बताने में अगर तुम देर कर रहे हो तो चुल्लू भर ले लो तुम पानी। 3 के बगल तो बढ़िया लिखा है यार, 3 के बगल 0, समझते हो? इतने में ये नहीं पूछना। एक बात तो तय हो चुकी है कि यही इसी लाइन पे लाई करेगा। अरे एक और बात मुझे बताओ, इस लाइन के उस पार लाई करेगा या इस पार? उस पार, कारणवश। हाँ, ये वो बात पूछ ली जो मैंने अभी बताई थी, और तुम भी याद रखना ये बात। अरे आपने कुछ नहीं किया, आप लिखोगे XCOM लिखोगे M1 X1, आप लिखोगे 2 इंटू 24, अरे हटा, और प्लस लिखोगे M2 X2 दैट इज 3 इंटू 0, और अपॉन क्या लिखोगे 5, 24 दूना 48 बटा 5, तो मेरे ख्याल से 9.6। अरे मैं तेज हो गई यार हमारी यार 9.6। वंस मोर, यस सर, ठीक है। अब दिमागी बवासीर का कौन ही इलाज कर सकता है यार। इधर आओ, आप लिखोगे 3 इंटू 12 यार, और प्लस का लिखोगे 2 इंटू 0, और अपॉन लिखोगे 5, तो 12 36, 7.2 आएगा यार। अरे आ जाएगा यार,
अरे गजब आदमी निकले यार। तो ये लो हाथ साफ कर लिए आपने। अब देखना थोड़ा सा कुछ जानलेवा बातें करूंगा मैं। मैंने कहा देखना ध्यान से क्या हुआ। ठीक है। अरे गजब आदमी। हाँ अभी सब घर पे करना बैठ के, ठीक है ना। ठीक देखो, अरे सुन ले, इधर सुन ले, मेरी बात सुन लो। सवाल सुनना जरा ध्यान से, भी मेरी बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं सुनना। मेरे पास रहा एक मास जिसका नाम है M1। क्या नाम है? और इससे r दूरी पर बैठा हुआ है मास M2। अरे बोलो सही है? नहीं आ रहा समझ? और इनके बीच कम, इनके मध्य जो दूरी है वो कितनी है? r। वंस मोर, डाउट है बाबूजी ना? मैंने कहा भाई साहब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो आप कहोगे मेरे भाई सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा। अरे और सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा तो 100% इससे दूरी कितनी? R1 और इससे दूरी कितनी? R2। एक बात तो तय है कि R1 प्लस R2 बराबर होगा R। किसी को शक है? अच्छा सर आपको पता है सेंटर ऑफ मास वही पॉइंट है जिसके अबाउट मास मोमेंट? अरे मास मोमेंट डाउट है? आपने तुरंत प्रभाव से कहा कि भैया मैं लिखूंगा M1 R1। अरे लिखूंगा यार। इसके अबाउट मतलब यही क्या लिया गया है? ओरिजिन। बोलो क्लियर एकदम। तो उधर की दिशा अगर पॉजिटिव ले ली तो इधर की दिशा, या तुम इधर वाले को नेगेटिव ले। अरे यार और लिखोगे M2 इंटू क्या लिखोगे? R2 और बराबर क्या कर दोगे? समझ में आया क्या? डाउट है? अरे गजब निकले यार, तुम तो होशियार आदमी निकले। और आप क्या लिखे? आपने लिखा M1 R1 बराबर क्या लिखे? M2 R2। अरे सही बात है। मुश्किल लगा क्या? ना ना कैसे मुश्किल लग सकता है? ये आपने क्या निकाल लिया? ये निकाल लिया रिलेशन। किसके किसके बीच में? R1 R2 M1 M2 के बीच। अरे बोलो सही है? नहीं आ रहा? अच्छा मैं आपसे पूछूं भैया R1 के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आप कहोगे R1 जो होगा वो R माइनस R2 के बराबर हो। अरे सही है। तो आप कहोगे भैया मेरे R1 की वैल्यू को मैं रखना चाहता हूं, तो आप R1 की वैल्यू लिखोगे R माइनस का R2 और यहाँ क्या लिखोगे? M2 R2। अरे सही है? मुश्किल लग रहा है? नहीं 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 ना। आप देखोगे क्या मिला आपको? आपको मिला M1 R और यहां से मिलेगा M1 R2। वो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। अरे हो जाएगा यार। उसको ऊपर उठा दो अपने पीछे वाले को। आयुष कहाँ? इधर देख लो, लिखना बाद में, तुम देख लो इधर। तो आप लिखोगे, देखोगे मेरे भाई क्या लिखोगे? बराबर लिखोगे M2 प्लस M1 और मेरे ख्याल से इधर क्या हो जाएगा? R1 R R2। अरे R2 को अरे नहीं आ रहा समझ? तो आप मुझे बताओ, आप देखो R2 की वैल्यू कितनी आएगी? M1 अपॉन M1 प्लस M2 और इनटू क्या करोगे मेरे भाई? R। अरे सही है? और आपने क्या कहा? R1 के बारे में अगर बोला जाए तो आप क्या लिखोगे? M2 अपॉन M1 प्लस M2 और इनटू क्या लिखोगे? R। अरे सही है? यानी अगर दो मासेस पता हो, उनके बीच की दूरी पता हो, तो आपको क्या चाहिए? सेंटर ऑफ मास की दूरी। R1 क्या है? R1 सेंटर ऑफ मास की दूरी है किससे? M1 से। अरे सही है भाई? अभी तक तीर हमने ऐसे लगाए थे, अब तीर मैं ऐसे लगा रहा हूं। व्हाट इज R1? R1 इज अ डिस्टेंस ऑफ मास M1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। अरे और R2 इज व्हाट? R2 है सेंटर ऑफ मास की दूरी कहां से? M2 से। तो अगर आपको सेंटर ऑफ मास की दूरी M1 से निकालनी है तो उसके सामने वाला मास अपॉन टोटल मास इनटू टोटल सेपरेशन। यार नहीं आ रहा? आप लिखोगे अगर M2 से निकालनी है सामने वाला मास, M1 से निकालनी है तो सामने वाला। अरे दो मासेस हो, किसी एक और उनके बीच की दूरी पता हो, तो किसी एक मास से जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होती है वो होती है सामने वाला मास अपॉन टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस। और ये बात ये बोला जा सकता है, आपने अगर लाइन का इंटरनल डिवीजन पढ़ा हो। अरे यहां देखो, आपको समझ में आता है कि M इंटू आर, आपको समझ में आता है M इंटू आर क्या दिख रहा है? कांस्टेंट। अरे बोलो समझ आया क्या? तो M इंटू आर कांस्टेंट,
इसका मतलब आप बोल सकते हो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। अरे सही है। इसका मतलब आप बोल सकते हो सेंटर ऑफ मास जो होता है, सेंटर ऑफ मास, अगर यहां पर आप लिखोगे RCOM तो यहां पर लिखोगे M टोटल। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है भाई, ऐसा बात आप कर सकते हो इन फॉर्मूले से। और ये सारे कंक्लूजन से एक शब्द और बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द टू मासेस इन देयर इनवर्स रेशियो। बोलो सही है? यानी कि भाई साहब सेंटर ऑफ मास आपको पता है यहां पर अगर है तो यूज, अगर यहां से पूछ रहे हो तो इधर का मास, अगर यहां से पूछ रहे हो तो इधर का मास। क्या मैं बोल सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द टू मासेस इन देयर इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस? अरे नहीं आ रहा समझ? मुंह देखना बंद कर ले चेपले भाई से, तब तक मैं उधर मिटाऊंगा। बनाना है? ठीक है ना? तू और दिल माड़े होगा, जल्दी लिखो। हाँ भाई, शगुन की लाइन लिख लें। सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द टू मासेस, बस यहीं तक काम का है, एडिशनल बातें कुछ नहीं लिख लें। सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द टू मासेस इन देयर इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मास। टाइम क्या? इन देयर, अभी तो टाइम है, मतलब इन देयर इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। सही है बात? चले भाई, इतने बातें आपने कर लिया। अब देखो इधर सुन रही, अगर आपको पॉइंट मासेस दिए हो, पहले बताओ आज के लेक्चर में सेंटर ऑफ मास समझ आया क्या? सेंटर ऑफ मास की थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन समझ में आई है? कहां तक की कैलकुलेशन समझ में आई है कि जब आपको पॉइंट मासेस दिए हो या सिस्टम ऑफ पॉइंट मास दिया हो तो सेंटर ऑफ मास निकालने में कोई कष्ट होने वाला नहीं है। अब अगला चरण है कि हमारे पास सेंटर ऑफ मास हमको निकालना होगा कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए। समझ में आया क्या? तो लिखे कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज। मिटा दूं ये सब? ये तो सवाल तो मिटा दूं? हाँ भाई, चलो। अरे चेप लिया? ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ। सुनो ध्यान से, कंटिन्यूअस बॉडी में भाई साहब वैसे बॉडीज दो तरीके की होती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे आप बहुत बेसिक बात करूं आपसे, एक तो देख लो अपने पास स्क्वायर है। कौन है? स्क्वायर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, या फिर आपको मान लो रिंग है, स्फीयर है, सर्कल है, सिलेंडर। अरे दीज आर काउंट इन अ कंटिन्यूअस बॉडीज। किसी बॉडीज में काउंट की जाती? कंटिन्यूअस। ये क्या है? कंटिन्यूअस के साथ साथ तो है। अब सबसे पहले सवाल ये आता है, ये कंटिन्यूअस बॉडी और पार्टिकल चिल्ला रहे थे, ये क्या है? मैंने कहा ये भी पहले क्लियर कर दूं, मिटा दूं इसको। देखना जरा ध्यान से। मैंने कहा अगर मैं तेरे को, अगर मैं बात करूं किसकी? पार्टिकल की। किसकी बात करूं भाई? पार्टिकल। तो पार्टिकल, अगर आप कहीं, पहली बात तो पार्टिकल नाम ही मैथमेटिकल है, पार्टिकल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं। पर ठीक है, अगर हम समझ लें कि मान लीजिए अगर कोई पार्टिकल है या पॉइंट मास है, अगर मैं उस पर खड़ा हो जाऊं और चारों तरफ घूम लूं, चारों तरफ घूम लूं, तो किधर भी मास दिखेगा नहीं।
अगर कोई ऐसा मास है जिस पर मैं खड़ा होकर घूम यूं और कहीं भी मुझे कुछ मास ना दिखे, तो पक्का जिस पे खड़ा हूं कौन है? पार्टिकल या फिर पॉइंट मास। बोलो समझ में आया क्या? नहीं आया समझ? अब बॉडी की अगर मैं बात कर लूं यहीं पर, बॉडी की या कंटिन्यूअस बॉडी कह लीजिए, तो अगर मैं खड़ा हुआ, मान लीजिए रॉड पे कहीं भी खड़ा हो जाऊं, मान लीजिए एंड पे खड़ा हुआ, और अगर मैं घूम लिया तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ मास जरूर मिलेगा। बोलो सही है? अब कई चमत्कारी पुरुष के मन में तुरंत प्रश्न आएगा कि सर एक काम करो, खोखला कर दो, वहां खड़े हो जाओ। तो घोड़े हो गया तो मास पे ही नहीं खड़े हो। नहीं आ रहा समझ? मैं बात कॉमन सेंस की कर रहा हूं, और आपको पता है कॉमन सेंस इज नॉट सो। डाउट है? अरे डाउट है? अच्छा बताओ, बॉडी और पार्टिकल में आज डिफरेंस समझ में आया क्या? अब इसमें भी दो बातें बनेंगी। एक तो मेरे पास दिख रही है सिमेट्रिक। कैसी दिख रही है? सिमेट्रिक। अरे समझ में आ रहा है क्या? और दूसरी अपने को बनेगी एसिमेट्रिक। कैसी बनेगी? एसिमेट्रिक। अरे समझ में आया क्या भैया? एसिमेट्रिक बॉडीज। बोलो क्लियर एकदम? अब सिमेट्रिक में जैसे भाई साहब किसी भी लाइन के लॉन्ग देखोगे, इधर से काटो जितना इधर उतना इधर, इधर से काटो जितना उधर उतना इधर, ऐसी बॉडीज क्या कहलाती हैं? सिमेट्रिक। अरे सही बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं एसिमेट्रिक बॉडीज की, तो मेरे भाई दिख पा रहा है आप लोगों को, इसी रिंग को आधा काट दिया, इस एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्री है, मगर इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं। ये कह सकते हो जितना इधर उतना इधर, मगर ये नहीं कह सकते हो कि जितना इधर उतना उधर। अरे सिमेट्रिक एसिमेट्रिक। आप और देखो ना ध्यान से, आप और देखो, आप और देखो, ये कटोरा, यहां पर ये कोन। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये सब सिमेट्रिक है एसिमेट्रिक। तो अपने पास दो विचारधाराएं यहां से बट गई कि कंटिन्यूअस बॉडीज का कैलकुलेशन तब करेंगे जब वो सिमेट्रिक हो, और दूसरा पार्ट वो है जब वो एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक का तो तुरंत ध्वस्त हो जाता है कि अगर सिमेट्रिक मिली प्लस क्या मिली? यूनिफॉर्म। क्या मिला भैया? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मतलब पूरी इनकी डेंसिटी क्या होगी? कांस्टेंट डेंसिटी। क्या अब ये क्या बोल रहा है मास्टर? वाह डेंसिटी डेंसिटी, अरे सुन ले, डेंसिटी कांस्टेंट कहने का मतलब बस इतना सा है। यहां पर डेंसिटी को मैं डी से दिखा देता हूं ना, आप परेशान हो। डेंसिटी कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट का मतलब कि पूरे जितनी जैसी भी बॉडी और हर जगह पर जो मास होना चाहिए वो कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए? इक्वली। अरे ऐसा नहीं कि कहीं मास कम और कहीं मास ज्यादा, पूरी बॉडी पे हर जगह मासेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो कैसा हो? इक्वल। तो हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म। अब आप सोचो, अगर ये स्क्वायर है और हर जगह मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास क्या इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करेगा? नहीं आ रहा समझ? क्योंकि बॉडी कैसी है? सिमेट्रिक। और ये तो पहले ही पढ़ रखा है कि सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्ट होता है जिधर हैवियर मास होता है। जब सिमेट्रिक है मतलब भैया अगर मैं तोड़ूं तो जितना मास ऊपर उतना मास नीचे, जितना मास इधर उतना मास इधर, तो कहीं शिफ्ट होने वाला। इसका मतलब अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सिमेट्रिक प्लस यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, देन सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई एट देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर। बोलो समझ में आया क्या? एट देयर ज्योमेट्रिक सेंटर। ज्योमेट्रिक सेंटर मतलब जो अपन लोग समझते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? यहां पर। इसका कहां होगा? यहां पर।